Next your topic is expression for the torque acting on a rectangular coil carrying current and placed in a uniform magnetic field। अब कह रहे हैं कि आपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कंडक्टर रखा है, उसके अराउंड आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या आएंगी और टॉर्क उसके ऊपर कैसे लगेगी। ठीक है, तो कंसीडर क्या करना है कि हमने रेक्टेंगुलर कॉइल ली हुई है PQRS कैरिंग कंडक्टर I, इट कैन बी रोटेटेड अबाउट द एक्सिस XY। तो ऐसे कंडक्टर पड़े हैं आपका XY एक्सिस के अराउंड, इसने ऐसे मूव करना है अराउंड दी XY एक्सिस। ठीक है, तो ये मूव करेगा, रोटेशन लेगा, लाइज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में ये पड़ा हुआ है। ठीक है, दैट मेक्स एन एंगल थीटा विद द नॉर्मल ड्रॉन एट अ फेस ऑफ द कॉइल। तो क्या है, जो ये एक नॉर्मल है, इस फेस का नॉर्मल है, उसके साथ ही ये थीटा एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड आपके नॉर्मल कॉइल के नॉर्मल पे थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ये XY एक्सिस है, इसके अराउंड ये प्लेन है आपका रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल। ये आपकी कॉइल जो है ये मूव करेगी अलॉन्ग दी XY एक्सिस। ठीक है जी, इसमें करंट I फ्लो कर रहा है और F फोर्स इधर लगेगी जो जिसके साथ ये मूव करेगा दिस डायरेक्शन में, मतलब अगर ऐसे बढ़ा तो इसने ऐसे मूव करना है। ठीक है, जैसे ये प्लेन ऑफ पेपर है तो मैं इसको फोल्ड करती हूँ तो ठीक है। तो यहाँ पे देखो उन्होंने कहा है लेट साइड्स PQ इज इक्वल्स टू RS इज इक्वल्स टू L है, PQ इज इक्वल्स टू QR इज इक्वल्स टू B है। एक साइड उसकी L ली है, एक साइड उसकी B ली है, ये वाली B ली हुई है PS, और दूसरी वाली PQ जो ली है ये वाली देखो PQ एंड SR या RS, ये L ली है, मीन्स टू से एक लेंथ है एक ब्रेड्थ है। ठीक है, अब कह रहे हैं वी नो दैट करंट कैरिंग कंडक्टर लाइज इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रख रहे हैं तो उसके ऊपर कितनी फोर्स लगती है, BIL साइन अल्फ़ा। अब यहाँ पे साइन अल्फ़ा लिखा है कि हमें नहीं पता पहले एंगल कितना था। ठीक है, तो साइन अल्फ़ा ले लिया। आफ्टर दैट देखो BIL से साइन अल्फ़ा था, अल्फ़ा क्या है, एंगल बिटवीन PQ एंड B और PQ के बीच में एंगल अल्फ़ा है। अब कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑन PQ। अब PQ की बात कर रहे हैं, ये वाली PQ, तो PQ के साथ ये क्या है 90 डिग्री एंगल बना रहा है आपका। ठीक है, अल्फ़ा जो है विद द PQ आपका परपेंडिकुलर बनाएगा और अल्फ़ा एंगल बनेगा, और उसमें क्या है ये दोनों परपेंडिकुलर चलेंगे इसलिए 90 डिग्री एंगल आएगा। तो साइन 90 जो है वो 1 हो जाएगा, BIL आपका आंसर आएगा ऑन द साइड PQ। जो PQ पे होएगा वही RS पे होएगा, क्योंकि पैरेलल प्लेट्स हैं दोनों, मतलब दोनों साइड्स पैरेलल होती हैं रेक्टेंगल की। ठीक है, दिस साइड और दिस साइड सेम फेस वाले दोनों जो हैं साइड्स, उन पे मैग्नेटिक फोर्स जो है वो सेम रहेंगी। अब कह रहे टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, बट इनकी डायरेक्शन क्या आएगी, ऑपोजिट। ठीक है, डायरेक्शन ऑपोजिट होएगी और उसको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम जज कर सकते हैं। अब कह रहे हैं दीज टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस PQ एंड RS ये टॉर्क बनाएगी। जब दो इक्वल फोर्सेस ऑपोजिट इन डायरेक्शन एक्ट करती हैं तब वो जब रोटेट करती हैं तो एक टॉर्क बनाती हैं। ठीक है, टॉर्क एक तरह की फोर्स होती है। टॉर्क आप मीन्स टू से कह सकते हो रोटेटिंग फोर्स होती है कि उसके ऊपर कितनी रोटेटिंग फोर्स लगे कि वो रोटेट करे आपका जो आप कंडक्टर ले रहे हो या आप कॉइल ले रहे हो। ठीक है, तो टॉर्क इज इक्वल्स टू जितनी उसके ऊपर फील्ड लग रही है मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ देखो PR है, ये देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका PR होएगा यहाँ से P to R। ठीक है जी, सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस PK है, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस PK। ये आपका कंडक्टर है, ये भी आपका कंडक्टर है, तो जब फोर्स मूव करेगी तो ये PK परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहाँ पे PK आएगा। PK आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, BIL आपकी ऑन द ईच फेस आपकी मैग्नेटिक फोर्स आपने निकाली थी। ठीक है, अब PKS ट्राइंगल बनी, उसमें साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज PK अपॉन PS की वैल्यू B है, तो PK आपका आ गया B साइन थीटा, तो यहाँ से B साइन थीटा आ गया, तो B साइन थीटा आपने लिख दिया। अब L क्रॉस B है, L क्रॉस B क्या आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए आपने LB को A लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट मैं लिख रही हूँ IA B साइन थीटा।
ठीक है। अब कह रहे हैं कॉइल के n नंबर ऑफ टर्न है, n नंबर ऑफ टर्न है तो n अमाउंट ऑफ आपका करंट उसमें से निकलेगा। सो NIA मैंने लिख दिया, ठीक है। अब NIA क्या है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी चलेगी, ठीक है। तो कांस्टेंट क्वांटिटी m लिख दिया, और ये होती क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कॉइल कैरिंग करंट, ठीक है। आफ्टर दैट मेरे पास बचा MB साइन थीटा। अब MB साइन थीटा मीन्स टू से क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये आपका एक्सप्रेशन आएगा फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ कॉइल कैरिंग करंट प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी। अब इसके देखो आगे केस डिस्कस हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पहले नोट में उन्होंने लिखे मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट इंटू एरिया, ठीक है। तो इसके यूनिट क्या हो जाएंगे, एम्पेयर मीटर स्क्वायर या जाउल पर टेस्ला, ठीक है जी। सो इसकी डायरेक्शन ये कह रहे हैं कि एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन जो है परपेंडिकुलर होएगी फेस पे, परपेंडिकुलर टू द फेस ऑफ द कॉइल, जो कॉइल का फेस है उसके परपेंडिकुलर, और इसकी डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं। अब टॉर्क इज इक्वल टू MB साइन थीटा था, तो इसमें थीटा के देखो केसेस आ जाएंगे। अब थीटा ज़ीरो कब होएगा, ज़ीरो तब होएगा जब आपका जो कॉइल है वो रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगा। तो रेस्ट पोजीशन पे आने पे साइन जो है थीटा जो है वो 0 डिग्री बन जाएगा और टॉर्क 0 हो जाएगी, ठीक है। द एंगल बिटवीन M एंड B विल बी 0, तो इस केस में M एंड B के बीच में एंगल 0 होएगा। और इसमें क्या आएगा, सिंस M इज़ परपेंडिकुलर टू द फेस ऑफ द कॉइल, M जो है परपेंडिकुलर है, इसलिए जो आपका मैग्नेटिक फील्ड B है वो भी आपकी परपेंडिकुलर चलेगी, ठीक है जी। तो कह रही है कि जब वो दोनों परपेंडिकुलर आ जाएंगे तो ये रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगा, और रेस्ट पोजीशन पे वो एंगल 0 मेक करेगा, और एंगल जब 0 हो जाएगा साइन 0 0, और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट आपका 0 हो जाएगा और टॉर्क 0 आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है कि 90 कब आएगी, तो साइन जब 90 थीटा 90 आएगा उसमें क्या कह रहे हैं कि इसमें क्या होएगा, टॉर्क 90 डिग्री कब आएगा, when it is suspended in the magnetic field of 1 Tesla and I make an angle 90 degree with magnetic field B। जब टॉर्क आपके मोमेंट के इक्वल आ जाएगी, जितना टॉर्क है उतना ही मैग्नेटिक फील्ड है, तब आपका साइन 90 1 आएगा, तो B 1 टेस्ला होएगा। और कह रहे हैं कि टॉर्क 1 टेस्ला कब होएगा, जब वो एंगल 90 डिग्री बनाएगा विद द B, ठीक है जी। नेक्स्ट है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैसे करना है, हमने कैसे इसकी कंस्ट्रक्शन है, वर्किंग कैसे करता है, अब ये पढ़ेंगे। अब कह रही है ये इंस्ट्रूमेंट किस लिए है, ये डिटेक्ट और मेजर करता है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसका प्रिंसिपल क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट रेक्टेंगुलर कॉइल कैरिंग करंट सस्पेंडेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ टॉर्क विच रोटेट द कॉइल इन अ डायरेक्शन गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब कह रहे हैं कि इसमें क्या है, सेम है कि रेक्टेंगुलर कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल को जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उसके ऊपर टॉर्क लगती है और वो रोटेशन देनी शुरू कर देता है, और रोटेशन देगा, और रोटेशन के साथ वो डायरेक्शन उसकी किस तरफ होएगी वो आप किस तरह निकालोगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा के, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या है कि आपने एक रेक्टेंगुलर कॉइल ली हुई है, लार्ज नंबर ऑफ उसके ऊपर टर्न्स हैं, ठीक है, और वो सस्पेंडेड फ्रॉम अ टॉर्जन हेड टी, ये टॉर्जन हेड टी है, उसके ऊपर से इसको यहाँ पे टाई करके रखा हुआ है, और कॉइल जो है उसको 2 हॉर्सशू मैग्नेट के बिटवीन रखा हुआ है, ये 2 मैग्नेट है उसके बिटवीन रखा हुआ है, ठीक है। अब मैग्नेट इज़ गिवन अ कनकेव सिलेंड्रिकल शेप, इसमें कनकेव सिलेंड्रिकल शेप दी हुई है मैग्नेट्स को, ठीक है। तो यहाँ पे जो उसकी कोर होएगी उसके साथ उसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इंटरेक्ट करेगी। अब कह रहे हैं लोअर एंड ऑफ द कॉइल इज़ कनेक्टेड टू अ हेयर स्प्रिंग मेड अप ऑफ ब्रॉन्ज, यहाँ पे एक हेयर स्प्रिंग लगा है, उसके साथ कॉइल अटैच करी है जो ब्रॉन्ज का बना हुआ है। अ स्मॉल प्लेन मिरर इज़ फिक्स्ड इन द फॉस्फोरस ब्रॉन्ज वायर टू नोट द डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल, यहाँ पे मिरर लगा हुआ है नीचे, यहाँ पे ऊपर, नीचे नहीं है ऊपर है, टॉर्शन हेड से यहाँ पे ये वायर है, फॉस्फर ब्रॉन्ज की वायर है, उसके साथ बीच में आपने प्लेन मिरर लगाया हुआ है। वो प्लेन मिरर से क्या है, आप डिफ्लेक्शन नोट करते हो कि वो किस तरह आपका कॉइल मूव करती है, ठीक है। वर्किंग आपकी क्या है, सेम है कि पैरेलल प्लेट कंडक्टर है, ये फोर्स आगे लगाएगा, ये फोर्स पीछे को लगाएगा, तभी ये रोटेट करेगा, ठीक है। अब PQRS कॉइल है, आई उसमें से करंट पास हो रहा है और इसकी डायरेक्शन आपको शो करी हुई है। B मैग्नेटिक फील्ड है,
ड्यू टू हॉर्सशू मैग्नेट के रखने से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो बी है, और मैग्नेटिक फील्ड रेडियल और एंड ऑल्सो पैरेलल। रेडियल मतलब एक ही डायरेक्शन में, और पैरेलल है टू द फेस ऑफ द कॉइल, जो उसका फेस है उसके पैरेलल है आपका, ठीक है, कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब पी क्यू की लेंथ ये है, पी एस की बी है, एन नंबर ऑफ टर्न है, सेम आप बी आई एल लोगे, टॉर्क सेम आपका एन बी आई ए आएगा, ठीक है जी। अब कह रहे हैं ड्यू टू दिस टॉर्क द कॉइल रोटेट थ्रू एंगल थीटा एंड रीस्टोरिंग टॉर्क इज सेटअप इन द सस्पेंडेड वायर। तो कहते हैं कि जैसे ही वो रोटेट करेगी कुछ एंगल थीटा, ठीक है, तो ऐसे पड़ा है वो कुछ एंगल थीटा ऐसे रोटेट करके पहुंचा, बट उसके अंदर एक रीस्टोरिंग टॉर्क सेटअप होएगी। रीस्टोरिंग टॉर्क क्या होती है? वो वाली फोर्स जिसके अकॉर्डिंग वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन रीगेन करेगा, ठीक है, वो कोशिश करेगा कि वो अपनी पोजीशन रीगेन कर ले, ठीक है। तो रीस्टोरिंग फोर्स उस वायर में जो है सेटअप हो जाएगी, उसको रीस्टोरिंग टॉर्क बोला उन्होंने। द कॉइल कम टू रेस्ट एट द पोजीशन in which a restoring torque is equals to the twisting torque acting on the coil due to the current। कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स उसके इक्वल होएगी कि वो जितना ट्विस्ट होया, जितनी टॉर्क के साथ वो ट्विस्ट होया, उतनी ही रीस्टोरिंग टॉर्क जो है वो वायर के अंदर रीस्टोर होएगी, स्टोर हो जाएगी उसके अंदर। द रीस्टोरिंग टॉर्क विल बी प्रोपोर्शनल टू द ट्विस्ट थीटा एंगल से वो ट्विस्ट करा है तो वो थीटा एंगल के प्रोपोर्शनल होएगा। यहाँ पे के कांस्टेंट लिया है, के इंटू थीटा आ गया। उसके बाद के उन्होंने बोला के इज टॉर्क पर यूनिट एंगुलर ट्विस्ट, कि एक यूनिट में वो कितना एंगुलर ट्विस्ट ले रहा है, कितना वो ट्विस्ट हो रहा है कॉइल, ठीक है। और इसकी वैल्यू डिपेंड किस पे करेगी? जो वायर है उसके ऊपर, उसकी सस्पेंशन पे डिपेंड करेगा। अब ट्विस्टिंग टॉर्क रीस्टोरिंग टॉर्क इक्वल है। ट्विस्टिंग टॉर्क आपने निकाली थी, रीस्टोरिंग टॉर्क निकाल दी, यहाँ पे आपने कैलकुलेट कर ली आई की वैल्यू। अब ये देखो के अपॉन एन बी ए ये कांस्टेंट है, तो ये जी लिख दिया आपने। तो जी क्या है? गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, और करंट आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा थीटा पे, ठीक है। थीटा क्या है आपका? एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, जितना वो एंगल डिफ्लेक्ट करेगा। नेक्स्ट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर क्या है? बहुत ही सेंसिटिव होते हैं कि इसमें से व्हेन अ स्मॉल करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट प्रोड्यूसेस लार्ज डिफ्लेक्शन। ये इसमें से थोड़ा सा भी करंट फ्लो करो ना तो इसमें से लार्ज डिफ्लेक्शन आती हैं, ये डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा देनी शुरू कर देता है, ठीक है। और स्मॉल वोल्टेज अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कॉइल प्रोड्यूसिंग लार्ज डिफ्लेक्शंस, ठीक है। तो इतना सेंसिटिव होता है कि अगर इसमें से थोड़ा सा भी करंट फ्लो करवाओ तो ये अपने अंदर से बहुत सारी डिफ्लेक्शंस जो है वो प्रोड्यूस करनी शुरू कर देता है। अब करंट सेंसिटिविटी देखनी क्या होती है, और ये कहते हैं इसको डिफाइन कैसे करते हैं? डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर कितनी डिफ्लेक्शन करेगा? व्हेन, जब 1 यूनिट ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर, 1 यूनिट उसमें से करंट अगर फ्लो करते हैं, ठीक है। द करंट आई मूव कर रहा है, अब कह रहे गैल्वेनोमीटर में, तो रिफ्लेक्शन रिलेशन के अकॉर्डिंग हमने ये निकाला था आई इज इक्वल्स टू के एन बी ए, के अपॉन एन बी ए थीटा, ठीक है। अब यहाँ से देखो करंट सेंसिटिविटी थीटा अपॉन आई निकाल लेंगे, ये आ जाएगा, ठीक है। फॉर लार्ज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर द फैक्टर एन बी ए इज़ लार्ज। जब लार्ज हो जाएगी इसकी वैल्यू, मतलब इसमें डिफ्लेक्शन लार्ज, मतलब ये आपका फैक्टर जो है वो बहुत लार्ज हो जाएगा। सो आपका करंट सेंसिटिविटी किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ टर्न्स पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड, और के क्या है? के आपका एक कांस्टेंट है, ठीक है। के इज़ शुड बी स्मॉल, वो बहुत स्मॉल होता है। दैट मीन्स टॉर्क पर यूनिट एंगुलर ट्विस्ट ऑफ सस्पेंशन वायर एंड स्प्रिंग शुड बी स्मॉल, ठीक है। जो भी उसको ट्विस्ट करके उसके अंदर जो भी टॉर्क लग रही है वो कम होनी चाहिए। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी थीटा अपॉन आई आर होती है, ठीक है, क्योंकि V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने थीटा अपॉन आई आर लिया हुआ है। करंट की वैल्यू ये वाली वैल्यू से उन्होंने बनाया है, आई आर लगा है बस, ठीक है जी। एन बी अपॉन के आर लग जाएगा। नेक्स्ट है मेरिट्स है इसकी। फर्स्ट है इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वी हैव आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, आई जो है प्रोपोर्शनल होएगा थीटा पे। थस लीनियर स्केल कुड बी यूज फॉर दिस गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर के लिए ये लीनियर स्केल के लिए यूज़ होएगा जिसमें हमें सीधी सीधी वैल्यूज़ चाहिए, ठीक है।
अब कह रहे हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज़ वेरी सेंसिटिव, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है कि ये नैनो एम्पेयर तक मेजर कर सकता है। ठीक है, इसको डेड बीट गैल्वेनोमीटर भी बोलते हैं। इट कॉइल कम्स टू द डिज़ायर डिफ्लेक्शन। तो इसमें क्या है, डेड बीट क्यों बोलते हैं कि आपको जहाँ तक डिफ्लेक्शन चाहिए वहाँ तक मिल के वो वहाँ रुक जाती है, डिफ्लेक्शन वहाँ पे रेस्ट कर जाती है, मतलब जहाँ पे आपको डिफ्लेक्शन चाहिए ये वहाँ पर रोक सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है परमानेंट हॉर्सशू मैग्नेट इज़ यूज इन द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। जो हॉर्सशू मैग्नेट यूज़ करते हैं वो परमानेंट होते हैं और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। थस इट्स मैग्नेटिक फील्ड इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। तो इसमें क्या है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ इफेक्ट नहीं होती। हैंस इट नीड्स नो सेटिंग फॉर टेकिंग रीडिंग्स। तो इसके लिए रीडिंग्स लेने से पहले कुछ सेटिंग नहीं करनी पड़ती।